मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंचस्थ सभी महानुभाव और आज के दिवस के केंद्र बिंदु वे सभी डिग्रीधारी जो आज इस कैंपस को छोड़कर के एक नई जिम्मेवारी की ओर कदम रख रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूं और न ही मुझे इस प्रकार से कभी अवार्ड प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मुझे बहुत बारीकियों का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतनी समझ जरूर है कि विद्यार्थी जब एग्ज़ाम होती हैं तो उस हफ्ते बड़ा ही टेंशन में रहता है, बहुत ही गंभीर रहता है, खाना भी जमता नहीं और बड़े तनाव में रहता है। लेकिन आज एक प्रकार से उस सारी झंझटों से मुक्ति का पर्व है। और आप इतने गंभीर क्यों हैं? मैं कब से देख रहा था कि क्या कारण है भाई इतना। क्या मिश्रा जी, क्या कारण है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने दायित्व पर इससे भी ज़्यादा गंभीर हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन जीवन को गंभीर मत बना देना। जिंदगी को हंसते खेलते संकटों से गुजरने की आदत बनाते हुए चलना, और उसका जो आनंद है वो बड़ा ही अलग होता है। हमारे देश में अगर पुराने शास्त्रों की तरफ देखें तो पहला कॉन्वोकेशन, इसका उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में आता है। वेद काल में गुरु शिष्य जब परंपरा थी और शिष्य जब विद्यार्थी काल समाप्त करके जाता था तो उसका प्रथम उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में आता है कि कैसे कॉन्वोकेशन की क्या कल्पना थी। वो परंपरा अब भी चल रही है, नए रंग रूप के साथ चल रही है। मेरा एक दो सुझाव जरूर है। क्या कभी हम इस कॉन्वोकेशन में एक स्पेशल गेस्ट की परंपरा खड़ी कर सकते हैं क्या? और स्पेशल गेस्ट का मेरा मतलब है कि गरीब बस्ती में जो स्कूल्स हैं, गरीब परिवार के बच्चे जहां पढ़ते हैं, ऐसे एक सिलेक्टेड 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे, 30, 40, 50 जो भी आपकी कैपेसिटी हो, उनको ये कॉन्वोकेशन में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाए, बिठाया जाए और वो देखें ये दुनिया क्या है। जो काम शायद उसका एक टीचर नहीं कर पाएगा, उस बालक मन में 1 घंटे 1.5 घंटे का ये अवसर उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करेगा, उसके मन में भी सपने जगाएगा। उसको भी लगेगा कभी मेरी जिंदगी में ये अवसर आए। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। चीज बहुत छोटी है लेकिन ताकत बहुत गहरी है।
और यही चीजें हैं जो बदलाव लाती है। और मेरा आग्रह रहेगा, वो गरीब बच्चे, डॉक्टर का बच्चा आएगा तो उसको तो लगेगा मेरे पिताजी ने भी किया है, उसको नहीं लगेगा। समाज जीवन में अपने सामान्य बातों से हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, उस पर हम सोचें। जो डॉक्टर बनकर के आज जा रहे हैं, अपने जीवन में अचीवमेंट किया है। मेरे जाने के बाद भी शायद हर्षवर्धन जी कईयों को अवार्ड देने वाले हैं, उसको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। लेकिन आज आप जा रहे हैं, बीती हुई कल और आने वाली कल के बीच में कितना बड़ा अंतर है। आपने जब पहली बार एम्स में कदम रखा होगा, तब घर में से बहुत सारी सूचनाएं दी गई होगी। माँ ने कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, चाचा ने कहा होगा, देखो ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना। ट्रेन में बैठे होंगे तो कहा होगा, देख खिड़की के बाहर मत देखना। कोई अनजान व्यक्ति कुछ देता है तो मत लेना। बहुत कुछ कहा होगा। एक प्रकार से आज भी वही पल है। कॉन्वोकेशन एक प्रकार से आखिरी कदम रखते समय परामर्श देने का एक पल होती है। कभी आप सोचे हैं कि जब आप क्लासरूम में थे, आप इंस्टीट्यूट में थे, आप पढ़ रहे थे, तब आप कितने प्रोटेक्टेड थे। कोई कठिनाई आई तो सीनियर साथी मिल जाता था, बताता था। समाधान नहीं हुआ तो प्रोफेसर मिल जाते थे, प्रोफेसर नहीं मिले तो डीन मिल जाते थे। बहुत एवेन्यूज रहते थे कि जहां पर आप आपके समस्याओं का, आपकी जिज्ञासा का समाधान खोज सकते थे। आप कभी यहां काम करते थे, आपके हॉस्टल लाइफ रहा होगा, परिवार का कोई नहीं होगा जो आपको हर पल ये कहता होगा ये करो ये मत करो। लेकिन कोई न कोई तो होगा, अरे यार क्या कर रहे हो भाई। किसी ने कहा अगर भाई तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करके तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम ये कर रहे हो क्या। बहुत कुछ सुना होगा ना आपने, और तब आपको बुरा भी लगा होगा, यार क्या मास्टर जी हमें देते हैं, हमें मालूम नहीं क्या हमारी जिंदगी का। लेकिन कोई तो था जो आपको कहता था कि ये करो ये मत करो। आप उस अवस्था से गुजरे हैं और काफी लंबा समय गुजरे हैं जहां आपको स्वयं को निर्णय करने की नौबत बहुत कम आई होगी, और निर्णय करने की नौबत आई होगी तब भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आई होगी, जहां पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे निर्णय को इधर उधर कुछ भी हो जाएगा तो कोई तो बैठा है जो मुझे मदद करेगा, मुझे बचा लेगा या मुझे मेरा हाथ पकड़ लेगा। इसके बाद आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, जहां पर कोई आपको ये करो ये मत करो कहने वाला नहीं है, जहां आपका कोई प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नहीं है। आप एक 4 दीवारी वाले क्लासरूम से एक बहुत बड़े विशाल क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं, और तब जाकर के एकलव्य की मानसिकता आवश्यक होती है। एकलव्य को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नहीं मिला था, लेकिन उसका लक्ष्य था अचीवमेंट का, और उसने अपनी काल्पनिक सृष्टि की रचना की, और काल्पनिक सृष्टि के माध्यम से उसने ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया था। जिस पल खास करके मेडिकल प्रोफेशन के लोग या तो प्रोफेशनल क्षेत्र में जाने वाले लोग विद्यार्थी काल की समाप्ति मानते हैं, मैं समझता हूं कि अगर हमारे मन में आए हाश चलो यार अब छुट्टी हो गई, बहुत दिन बिता रही है, वही हॉस्टल, वही गाउन, वही स्टेटोस्कोप, इधर दौड़ो उधर दौड़ो,
चलिए मुक्ति हो गई। जो ये मानता है कि आज एंड ऑफ द जर्नी है उसकी और एक नई जर्नी में एंट्री कर रहा है, मैं समझता हूं अगर ये मन का भाव आया तो मेरा निश्चित मत है कि आप ठहराव की ओर जाकर के फंस जाएंगे, रुकावटों की झंझटों में उलझ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बंद क्लासरूम से एक विशाल क्लासरूम में जा रहे हैं, विद्यार्थी अवस्था भीतर हमेशा रहती है। जिन लोगों को आज सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य मिला, 70-80 साल की आयु वाले सभी हैं, लेकिन अगर उनसे आप मिलोगे तो मुझे विश्वास है आज भी मेडिकल साइंस की लेटेस्ट डेवलपमेंट का उनको पता होगा। इसलिए नहीं कि उनको किसी पेशेंट की जरूरत है, इसलिए कि उनके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है। जिसके भीतर का विद्यार्थी जिंदा होता है वो ही जीवन में कुछ कर पाता है, कर गुजरता है। लेकिन अगर यहां से जाने के बाद इंस्टीट्यूट पूरी हुई तो विद्यार्थी जीवन भी पूरा हो गया, ये अगर सोच है तो मैं समझता हूं उसके बड़ा कोई ठहराव नहीं हो सकता है। विद्यार्थी अवस्था, मन की विद्यार्थी अवस्था जीवन के अंतकाल तक जीवन को प्राणवान बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। और जिस पल मन की विद्यार्थी अवस्था समाप्त हो जाती है, मृत्यु की तरफ हमारा पहला कदम शुरू हो जाता है। अभी मैं आया तो वो सज्जन बता रहे थे कि लोगों को अचरज है मोदी जी की एनर्जी का। अचरज करने जैसा है नहीं, आप मेडिकल साइंस के लोग हैं, थोड़ा इतना जोड़ दीजिए, हल पर कुछ नया करने की, सीखने की इच्छा। आपके भीतर की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, कभी एनर्जी समाप्त नहीं होती है। आपकी स्थिति कुछ और भी बनेगी जब आप हॉस्टल में रहते होंगे। ओपीडी में आपको कई पेशेंट्स को डील करना होता होगा। कभी दोपहर को भी दोस्तों के साथ मूवी देखने का तय किया है तो मन करता था कि 200 की ओपीडी ऐसा करो यार, निकालो, फिर जाना है, सिनेमा देखने जाना है। मैं आपकी बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो कहीं और की बात बता रहा हूँ। और आपने पेशेंट को कहा होगा ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, सब कहा होगा। लेकिन जैसे ही आप मैस में पहुंचे होंगे, सब साथियों ने मिलकर के स्पर्धा लगाई होगी, आज तो स्पेशल डिश है, स्वीट है, देखते हैं कौन ज्यादा खाता है, ये सब किया होगा। और वही तो जिंदगी होती है दोस्तों। लेकिन आपने किसी को कहा होगा देख ये खाओ, ये मत खाओ, तब जाकर के आपने आपके आत्मा को कभी पूछा यार मैंने तो उसको ये कहा था, मैं तो ये कर रहा हूं। और इसलिए सफलता की पहली शर्त होती है, कल तक की बात अच्छी थी, किया, अच्छा किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आने वाले कल में अगर मैं कैंसर का डॉक्टर हूं और शाम को धुआंधार सिगरेट जलाता रहता हूं और मैं दुनिया को कहूंगा कि भाई इससे कैंसर होता है, तो किसी के गले नहीं उतरेगा। ऊपर से हम एक उदाहरण बन जाएंगे, हाँ यार कैंसर के डॉक्टर सिगरेट पीते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। और इसलिए मैं एक ऐसे व्यवसाय में हूं, मैं एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहा हूं जहां मेरा जीवन मेरे पेशेंट की जिंदगी बन सकता है। शायद हमने बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि क्या एक डॉक्टर का जीवन पेशेंट की जिंदगी बन सकता है। आप कभी सोचना, आपकी हर मिनट, हर संपर्क, हर बात पेशेंट की जिंदगी बन सकता है। कभी सोच करके देखिए, बहुत कम लोग हैं जो जीवन को इस रूप में देखते हैं। मैं आशा करता हूं आज जो ये नई पीढ़ी जा रही है वो उस पर सोचेगी। उसी प्रकार से हम डॉक्टर बने, कभी अपनी ओर देखें,
क्या आपके पिताजी के पास पैसे थे इसलिए आपने पाया? क्या आपके प्रोफेसर बहुत अच्छे थे इसलिए सब हुआ? क्या सरकार ने बहुत बढ़िया इमारत बनाई थी, एम्स बन गया था, इसके कारण हुआ? आप थोड़े मेहनती थे इसलिए हुआ? अगर यही सोच हमारी सीमित रही तो शायद हमें जिंदगी पर देखने का हमारा दृष्टिकोण पूर्णता की ओर हमें नहीं ले जाएगा। कभी सोचिए, यहां पर जब पहले दिन आए होंगे, कोई ऑटो रिक्शा वाला या कोई टैक्सी वाला होगा जिसने अपनी मदद की होगी, बहुत अच्छे ढंग से आपको यहां लाया होगा, पहली बार दिल्ली में कदम रखा होगा बहुतों ने। तो क्या आज उस स्थिति को प्राप्त करते समय आपकी जीवन की यात्रा का पहला चरण जिस ऑटो ड्राइवर के साथ किया, उस टैक्सी वाले के साथ किया, क्या कभी स्मरण आता है? एग्जाम के दिन रहे होंगे, थकान महसूस हुई होगी, रात को 12 बजे पढ़ते पढ़ते कमरे से बाहर निकले होंगे, ठंड की मौसम होगी और एक पेड़ के नीचे कोई चाय बेचने वाला बैठा होगा, आपका मन करता होगा चाय मिल जाए तो अच्छा होगा, रात भर पढ़ना है। और ठंडी रात में सोए हुए उस पेड़ के नीचे सोए हुए चाय बेचने वाले को आपने जगाया होगा, यार चाय पिला दे यार, और उसने अपना चेहरा बिगाड़े बिना आप डॉक्टर बने इसलिए, आपकी एग्जाम अच्छी जाए इसलिए, ठंड में भी जग करके कहीं से दूध ला करके आपको चाय पिलाई होगी, तब जा करके आपकी जिंदगी की सफलता का आरंभ हुआ होगा। कभी कभार एकाध प्यून भी, कोई पैरामेडिकल स्टाफ का एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास जीवन का अनुभव का तजुर्बा होगा, उसने कहा होगा नहीं साहब, सिरिंज को ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं। हो सकता है क्लासरूम का वो टीचर नहीं होगा, लेकिन जिंदगी का वो टीचर बना होगा। कितने कितने लोग होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी को बनाया होगा। एक प्रकार से एक बहुत बड़ा कर्ज लेकर के आप जा रहे हैं। अब तक तो अवस्था ऐसी थी कि आपका कर्ज लेना हक भी था, लेकिन अब कर्ज चुकाना जिम्मेवारी है, और इसलिए भली भांति उस हक का उपयोग किया है, अच्छा किया है, लेकिन अब भली भांति उस कर्ज को चुकते कर देना, चुकाना, ये हमारा दायित्व बन जाता है, और उस दायित्व को हम पूरा करें। मुझे विश्वास है कि हम समाज के प्रति हमारा एक दायित्व अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हुए भी निभा सकते हैं। आप अमीर घर के बेटे हो सकते हैं, गरीब परिवार के बेटे हो सकते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के बेटे बेटी हो सकते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई है? क्या आपकी फीस के कारण पढ़ाई हुई है? नहीं। क्या स्कॉलरशिप के कारण हुई है? नहीं। इन व्यवस्थाओं का विकास तब हुआ होगा जब किसी गरीब की एक स्कूल बनाने का बजट यहां डाइवर्ट किया गया होगा। किसी गांव के अंदर बस जाए तो गांव वालों की सुविधा बढ़े, हो सकता है वो बस चालू नहीं की होगी, वो बजट यहां डाइवर्ट किया गया होगा। समाज के कई क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं को रोक करके इसे डेवलप करने के लिए कभी न कभी प्रयास हुआ होगा। एक प्रकार से उसके हक का छीन करके हमारे पास पहुंचा है, जिसके कारण हम लाभान्वित हैं, और ये जरूरत थी इसलिए करना पड़ा होगा। क्योंकि अगर इतने बड़े देश में मेडिकल प्रोफेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं तो देश में बहुत बड़ा संकट आ सकता है, अनिवार्य रहा होगा। लेकिन कोई तो कारण होगा कि समाज के किसी न किसी हक का मैंने लिया है, तब जाकर के मैं इस अवस्था को पहुंचा हूं। क्या मैं हर पल अपने जीवन में उस बात को याद करूंगा कि हाँ भाई, मैं सिर्फ डॉक्टर बना हूं, ऐसा नहीं है, ये मेरे सामने आया हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी ने कोई न कोई योगदान दिया है, तब जाकर मैं इस अवस्था को पहुंचा हूं। मुझ पर उसका अधिकार है, मुझ पर उसका अधिकार है। मैं नहीं जानता हूं जो लोग यहां से पढ़ाई की और विदेश चले गए, उनके दिल में यह बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। कभी कभार अपने प्रोफेशन में बहुत आगे निकल गए, और निकलना भी है,
हम नहीं चाहते हैं कि सब पिछड़ेपन की अवस्था में ही हमारे साथ ही रहें, लेकिन कभी हम भी तो यार दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाते हैं। कितने ही पेशेंट क्यों न हो, कितनी बीमारियों की संभावना क्या न हो, लेकिन जिंदगी ऐसी है कि भी कभी न कभी उसकी चेतना के लिए 7 दिन 10 दिन अपने साथियों के साथ बाहर जाते हैं। कभी कभार ये भी तो सोचिए कि भले ही बहुत बड़ी जगह पे बैठेंगे, लेकिन कम से कम सब साथियों को लेकर के साल में एक बार 5 दिन 7 दिन दूर सुदूर जंगलों में जाकर के गरीबों के बीच में बैठ करके मेरे पास जो ये ज्ञान है, अनुभव है, कहीं उनके लिए भी तो मैं 7 दिन पूरा 365 दिन करने की जरूरत नहीं है, न कर पाए, लेकिन कभी ये तो कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का हम संकल्प करके आज जाते हैं और इतनी बड़ी शक्ति लगती है, समाज की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती है, और हम एक समाज के बहुत चेतनवंत पुर्जा है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उस भाव को लेकर के हम चलते हैं तो हम बहुत बड़ी सेवा समाज की कर सकते हैं। कभी कभार मैंने देखा है सफल डॉक्टर और विफल डॉक्टर के बीच में आपने अंतर कभी देखा है क्या? कुछ डॉक्टर होते हैं जो बीमारी के संबंध में बहुत फोकस होते हैं और इतनी गहराई से उस चीजों को हैंडल करते हैं, और उनके प्रोफेशन में उनकी बड़ी तारीफ होती है। भाई देखिए, इस विषय में तो इन्हीं को पूछिए, कंसल्ट करना है तो उनको पूछिए। लेकिन कभी कभार उसकी एक सीमा आ जाती है। दूसरे प्रकार के डॉक्टर होते हैं, वे बीमारी से ज्यादा बीमार के साथ जुड़ते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। बीमारी से जुड़ने वाला बहुत फोकस एक्टिविटी करके बीमारी को ट्रीट करता है, लेकिन वो डॉक्टर जो बीमार से जुड़ता है वो उसके भीतर बीमारी से लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत पैदा कर देता है। और इसलिए डॉक्टर के लिए यह बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि वह उस इंसान को इंसान के रूप में ट्रीट कर रहा है कि उसके एक पुर्जे को हाथ लगा रहा है जिस पुर्जे की तकलीफ है। तो मैं नहीं मानता हूं कि वो डॉक्टर लोकप्रिय बन सकता है, वो सफल हो सकता है। डॉक्टर का लोकप्रिय होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति डॉक्टर के शब्दों पे भरोसा करता है। हमें भी अंदाज नहीं होता, हम कह देते हैं कि देखो भाई जरा इतना संभाल लेना, और बहुत पेशेंट होते हैं जो उसको एक शब्द यानी घोषवाक्य मान करके जिंदगी भर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तब जाकर के हमारा दायित्व तो कितना बढ़ जाता है। और इसलिए हमें उस डॉक्टर समूहों की आवश्यकता है जो सिर्फ बीमारों की नहीं, बीमारी की नहीं, लेकिन पेशेंट के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने की दृष्टि से जो कदम उठाए जाए। और मैं नहीं जानता हूं, आप जब पढ़ते होंगे तब क्लासरूम में बातें आई होगी, क्योंकि उनके आपको इतनी चीजें देखनी होती, शरीर में भगवान ने इतनी चीजें रखी हुई है कि उसी को समझते समझते कोर्स पूरा हो जाता है। सारे गली मोहल्ले में ट्रैवल करते 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 पता नहीं कब कहां निकलोगे आप। और इसलिए यह बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि जब मैं इस क्षेत्र में जा रहा हूं तो मैं एक समाज की जिम्मेवारी ले रहा हूं, और समाज की जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम कोशिश करें। हमारे देश में बाय एंड लार्ज पहले के लोग थे जो रात को भी मेहनत कर करके रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, और वो पेशेंट की हिस्ट्री, बीमारी की हिस्ट्री कभी कभार भविष्य के लिए बहुत काम आती है। आज युग बदल चुका है, डिजिटल रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ी ताकत है। एक डॉक्टर के नाते मैं अभी से 2 या 3 क्षेत्रों में फोकस करके केस हिस्ट्री के रिकॉर्ड बनाता चलूं, उसका एनालिसिस करता चलूं। कभी कभार मेरे सीनियरों से उसकी डिबेट करूं, चर्चा करूं। मैं भी साइंस मैगजीन्स के अंदर मेरे आर्टिकल छपे, इसके लिए आग्रही बनूं। भारत को ये बहुत अनिवार्य है दोस्तों।
कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग अमेरिका के अंदर उनका बड़ा दबदबा है। सामान्य दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारी हो, अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हो, लेकिन जब तक वो हिंदुस्तानी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखता है तब तक उसका विश्वास नहीं बढ़ता है। ये हमने अचीव किया। बाय एंड लार्ज हर पेशेंट विश्व में जहां जहां भी उसको परिचय आया तो कहता नहीं यार आप तो हैं लेकिन उनको जरा बुला लीजिए। ये एक छोटी बात नहीं है, लेकिन हम रिसर्च के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं और रिसर्च के क्षेत्र के में ये आवश्यक है कि हम केस हिस्ट्री के प्रति ज्यादा कॉन्शियस बने। हम पेशेंट की हर चीज को बारीकी से लिखते रहे, एनालिसिस करते रहे, 10 पेशेंट को देखते रहे। हो सकता है धीरे धीरे 2-4 साल के आपकी इस मेहनत का परिणाम ये आएगा कि आप मानव जात के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हो सकता है आप में से कोई मेडिकल साइंस का रिसर्च साइंटिस्ट बन सकता है। मानव जात के कल्याण के लिए मैं समस्याओं को ट्रीट करता रहूं एक रास्ता है, लेकिन मैं मानव जात की संभावित समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नई चीजें खोज करके दे दूं, हो सकता है मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है। और इसलिए और ये काम कोई और नहीं करेगा। और आज मेडिकल साइंस आज से 10 साल पहले और आज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी जगह ले ली है मेडिकल साइंस में। एक जमाना था जब गांव में एक वैद्यराज हुआ करते थे और गांव स्वस्थ होता था, गांव बीमार नहीं होता था। आज आंख का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है। वो दिन भी दूर नहीं, बाईं आंख वाला एक होगा, दाहिनी आंख वाला दूसरा होगा। लेकिन एक वैद्यराज गांव स्वस्थ रहता था, बाएं दाएं सब होने के बाद भी स्वस्थता के संबंध में सवालिया निशान लगा रहता है। और तब जाकर के बदले हुए समय में रिसर्च में कहीं न कहीं हमारी कमी महसूस होती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना हो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर रोबोट ही ऑपरेशन करने वाला है तो आपका क्या होगा? एक प्रोग्रामिंग हो जाएगा, प्रोग्रामिंग करके रोबोट जाएगा, जहां भी काटना वाटना है काट करके बाद आएगा, बाद में पैरामेडिकल स्टाफ है वही देखता रहेगा। आप तो कहीं निकल ही जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इतना तेजी से बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव आ रहा है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं है। एक बहुत बड़ा साइंस जो कि हम सदियों पहले जिसके विषय में जानकारी बताई जाती थी हमारे पूर्वजों को, वो आज मेडिकल साइंस में जगह बना रहा है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों की तस्वीर होती थी, उसके ऊपर एक ऑरा हुआ करता था। कभी हमको लगता था शायद ऑरा अच्छी डिजाइनिंग के लिए शायद पेंट किया गया होगा, लेकिन आज विज्ञान स्वीकार करने लगा है कि ऑरा मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा इनपुट बन सकता है। क्लियन फोटोग्राफी शुरू हुई, जिसके कारण ऑरा की फोटोग्राफी शुरू हो गई। ऑरा की फोटोग्राफी से पता चलने लगा कि इस व्यक्ति के जीवन में ये डेफिशिएंसी है शरीर में, वो 25 साल के बाद ये बीमारी आ सकती है, 30 साल के बाद ये बीमारी। ऑरा साइंस बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो रहा है। आज के हमारे मेडिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ ऑरा साइंस नहीं है। फुल प्रूफ भले ही नहीं होगा, लेकिन कोई एक वर्ग है दुनिया में, विदेशों में, कि जो लोग इसी पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर ये ऑरा साइंस स्वीकृति हो गई तो शायद मेडिकल साइंस की पूरी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की संभावना पड़ी है। हम रिवॉल्यूशन से डरते नहीं हैं, हम चाहते हैं इनोवेशन होते रहने चाहिए, लेकिन चिंता यह है कि हम उसके साथ अपने आप को मेल बिठा रहे हैं कि हम वो पुरानी किताबों को लेकर के पढ़े, क्योंकि हमारे प्रोफेसर भी आए होंगे, वो भी वही पुरानी किताब लेकर के आए होंगे, उनके टीचर ने उनको दी होगी, और हम भी शायद अगर प्रोफेसर बन गए तो हम भी उस किताब को आगे किसी को सरका देंगे, देखिए यार मैं यही पढ़ाता था, तुम भी यही पढ़ाते रहो, तो शायद बदलाव नहीं आ सकता है। और इसलिए नित्य नूतन प्राणवान व्यवस्था की ओर अगर हमारा मन रहता है तो हम रिलेवेंट रहते हैं, हम समाज के बदलाव की स्थिति में अपनी जगह बना सकते हैं। उसे बनाने की दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं तो मैं मानता हूं कि हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट हैं
जिसने हिंदुस्तान में अपना एक ट्रेडमार्क सिद्ध किया हुआ है। आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी अच्छी अस्पताल बनानी हो या मेडिकल साइंस में कुछ काम करना है, मेडिकल कॉलेज अच्छी बनाए, तो लोग क्या कहते हैं पूरे देश के हर कोने में, नहीं भाई हमारे यहाँ एक एम्स बना दो। और कुछ उसे मालूम नहीं है, इतना कह दिया मतलब सब आ गए, उसको मालूम है एम्स आया मतलब सब आया। इसका मतलब आप कितने भाग्यवान हैं कि पूरा हिंदुस्तान जिस एम्स के साथ जुड़ना चाहता है, हर कोने में कोई कहता है, पेशेंट भी चाहता है कि यार मुझे एम्स में एडमिशन मिल जाता अच्छा होगा, स्टूडेंट भी चाहता है पढ़ने का अगर एम्स में मिल जाए तो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, फैकल्टी अच्छी मिल जाएगी, बहुत बड़ा जीवन में सीखने को मिलेगा। आप भाग्यवान हैं, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन ने देश और दुनिया में अपनी जगह बनाई है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर के आप जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन के माध्यम से भविष्य में समाज को कुछ न कुछ मिलता रहेगा और स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने में आप भी भारत माता के संतान के रूप में जिस समाज ने आपको इतना सारा दिया है, उस समाज को आप भी कुछ देंगे, इस अपेक्षा के साथ मैं आज जिन्होंने ये अचीवमेंट पाई है उन सबको हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आपका साथी हूँ। आपके कुछ सुझाव होंगे जरूर मुझे बताइए, हम सब मिल करके अच्छे रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे। आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला, मैं भी हैरान हूँ कि मुझे क्यों बुलाया। न मैं अच्छा पेशेंट हूँ, भगवान करे न बनूं, डॉक्टर तो हुई नहीं, लेकिन मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूँ और हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि हम लोग सब जगह पे चलते हैं। खैर, मुझे आप लोगों को मिलने का अवसर मिला, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।